हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। हम पॉलिटी की संपूर्ण पॉलिटी की क्लास लेके चल रहे हैं और इसी क्रम में उद्देशिका हम आज टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 18 है। और आप लोग लेक्चर 18 से पहले नहीं देखे होंगे, पहली बार आए होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो कृपया करके आप लोग पहले 1 से लेके 17 तक, यानी कि 1 से 17 तक का लेक्चर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे। और हम पिछले कक्षा में देखे थे कि भारत जो है सो भारत के संविधान के अंतर्गत जो उद्देशिका में शक्ति का स्रोत क्या क्या है। उसके बाद हम देखे थे संविधान स्वीकार कब किया गया था, वो देखे थे। फिर देखे थे संविधान का स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप में हम क्या देखे थे, संप्रभुत्व देखे थे, यानी संपन्न प्रभुत्व देखे थे। फिर अधिराज, उसमें आया था संपन्न प्रभुत्व में हम 3 स्वरूप बताए थे, औपनिवेशिक, अधिराज और प्रभुत्व संपन्न। उपनिवेशिक क्या था, एक तरह से गुलामी का जिंदगी था। अधिराज मतलब आधा राज्य मिलता था, यानी कि अंतिम निर्णय दूसरे देश के राष्ट्रपति या राजा करते थे। और संप्रभुता संपन्न का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण तरीका से आज़ादी, जो भी निर्णय लेगा हम हमारे देश के लोग ही लेंगे। उसके बाद हम देखे थे संप्रभुता का संपन्न में कुछ जो है सो विवाद था, विवाद को देखे थे। और इसी क्रम में आज नेक्स्ट चलेंगे हम लेक्चर नंबर 18 में समाजवादी, सोशलिस्ट, समझे। तो हम देर नहीं करेंगे और चलेंगे अपने क्लास पे। तो आज की जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18 है, 18। जो टॉपिक का नाम है वो है समाजवाद, समाजवादी कह सकते हैं, सोशलिस्ट। देखिए सोशलिस्ट क्या होता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो है सो हमारा मूल संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था उस समय ये नहीं जुड़ा था। और ये जो है सो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसको जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिनी संविधान भी कहा जाता है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ये जो है सो कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्व का जो है सो ये नीति निर्देशक DPSP का जो है सो वर्णन मिलता है यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं आर्थिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। आर्थिक अवधारणा कैसे कहें, क्योंकि देखिए समाजवाद का मतलब होता है सबको लेके चलना। सबको लेके चलना मतलब एक तरह से हम बता सकते हैं तो सबसे निचले तबके के लोग के पास भी ज़रूरत के समान होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो आर्थिक आधार पर इसको 3 तरह से हम बांट सकते हैं। कैसे कैसे, जैसे देखिए पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद एक तरह से ऐसा होता है जो इसमें संसाधन का जो नियंत्रण है वो निजी व्यक्ति के हाथ में होता है कहीं ना कहीं, पूंजीवाद। तो ये पूंजीवाद कहाँ का हो गया, USA हो गया, मतलब वेस्टर्न कंट्री जितने भी है वो पूंजीवाद की अवधारणा पे काम करता है। उसके बाद आता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है, जो भी संसाधन जो होगा, संसाधन पर पूरा नियंत्रण, यानी कि उत्पादन के संसाधन पर पूरा नियंत्रण किसका होगा, लोगों का होगा। लोग कौन सा, सरकार के, तो सरकार के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाएगा। ये समाजवाद है, समाजवाद। उसके बाद आता है मिश्रितवाद। मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जैसे कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण मिलता है। और हमारा देश, आपको बार बार समझा रहे हैं कि सीधा कॉपी पेस्ट नहीं है। हम जब किसी देश के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ का संविधान पढ़े हैं, तो विभिन्न संविधान के पढ़ने के बाद अपना एक बीच के रास्ता निकालते हैं। तो हमारा देश में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, दोनों का स्वरूप मिलना चाहिए, पूंजीवाद का भी स्वरूप मिलना चाहिए और समाजवाद का भी स्वरूप मिलना चाहिए। तो इसको बोल सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और कहीं ना कहीं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है वो लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है, एक स्वरूप है लोकतांत्रिक समाजवाद। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सरकार और निजी दोनों की भूमिका होती है। किसमें, समाजवाद में सरकार और निजी व्यक्ति की दोनों की भूमिका होती है। लेकिन एक चीज़ हम बता दें आपको, 1976 से पहले, यानी कि 1976 के पहले जो है सो भारत कहीं ना कहीं भारत सरकार का नियंत्रण बढ़ने लगा था और निजी क्षेत्रों का नियंत्रण घट रहा था। 1976 से पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन 1976 के पहले, 1976 के बाद
से लेके 1976 से लेके आप 1991 तक देखिएगा, तो इसके बीच में सरकार का नियंत्रण बढ़ गया था, क्योंकि पूंजी 1976 में समाजवाद आया था, तो उस समय दौर एकदम सरकार के पास चला गया था सब कुछ को लेके। लेकिन जब निजीकरण आया था, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की व्यवस्था लेके आए थे, कहीं कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 में, उसके बाद एक अलग देखने को मिलता है हमारे देश पे। हमारे देश में क्या देखने को मिलता है, उसके बाद ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं हम एक निजी व्यक्ति के स्वरूप की ओर जा रहे हैं, निजी व्यक्ति पर नियंत्रण जा रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं पूर्ण तरीका से तो नहीं है, हाँ, लेकिन रियलिटी में मिश्रित का जो है सो कहीं ना कहीं देखने को ज़्यादा मिलता है, वो है 1991 के बाद ही। उसमें देखिएगा सरकार की जो नियंत्रण है थोड़ा थोड़ा घटते चला गया, रिफॉर्म हुआ, उदार कर दिया, सबके लिए उदार किया, उदार मतलब सब जो भी आएगा बाहर के देश अंदर के देश सब कोई अपना अपना स्थापित कर सकता है, कंपनी वंपनी सब कुछ ला सकता है। निवेश आया तो बढ़ापा हुआ, तो कहीं ना कहीं और निजी क्षेत्र में जो है नियंत्रण 1991 के बाद बढ़ने को देखने को मिला है। तो ये है, और हम कह सकते हैं समाजवाद जो है सो कहीं ना कहीं असमानताओं को दूर करते हैं, ठीक है। इसमें एक और कि सभी के लिए निम्नतम बुनियादी अवसंरचना जो होते हैं वो आवश्यकता को प्रावधान कौन करता, सरकार करता ही है, ठीक है। और कहीं कहते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन की ज़रूरत होता है, समझे। तो ये सब की जो है सो अवधारणा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है समाजवाद में। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। समाजवाद सबसे पहले हम लिख देते हैं इसमें, ये जो है सो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये एक तरह से नीति निर्देशक तत्व DPSP में राज्यों के कर्तव्य के रूप में वर्णन किया गया। किसके? राज्यों के कर्तव्य। राज्यों का कर्तव्य ये है कि हमारे देश के जितने भी जनते हैं सभी का उद्धार करने का, सभी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करवाए। तो कहीं ना कहीं किसका किसका कर्तव्य है? राज्य का। तो कर्तव्यों का वर्णन करता है। ये हम कह सकते हैं कि और क्या क्या कर सकता है, यहाँ से कुछ पॉइंट और लिख लीजिए। इसमें असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी, और क्या हो सकता है, सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान किया जाना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। निम्नतम बुनियादी आवश्यकताओं का मतलब क्या हो सकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये शिक्षा, ये सब क्या ज़रूरी है। सरकार को हर व्यक्ति को शिक्षा की उपलब्ध कराना उनका पहला कर्तव्य है। तो ये सब क्या समाजवाद में कहीं ना कहीं आते हैं। इसमें एक और कहीं ना कहीं कह सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, समान काम के लिए समान वेतन।
ये भी क्या होगा, जैसा काम जो लोग भी काम करेंगे महिला पुरुष उसे समान वेतन देना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं, ये जो अवधारणा है, ये जो अवधारणा है ये क्या क्या है, समाजवादी जो अवधारणा है ये कहीं ना कहीं आर्थिक अवधारणा पे आधारित है। आर्थिक अवधारणा है। आर्थिक अवधारणा के अनुसार हम कह सकते हैं, इसके अनुसार हम कह सकते हैं आर्थिक आधार पर राज्य व्यवस्था का स्वरूप, राज्य व्यवस्था का स्वरूप को दर्शाती है। तो कैसा स्वरूप है, इसमें 3 प्रकार के हो सकते हैं। कैसा, 3 प्रकार के, 3 स्वरूप। पहला क्या हो सकता है, तो देखिए पूंजीवाद। पूंजीवाद, पूंजीवाद क्या होता है आपको हम बताए हैं। इस पे जो है यहाँ जो है सो उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। क्या होता है, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण, खुद का कंपनी होना चाहिए। यहाँ उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति जाए कि सिंगल व्यक्ति का नियंत्रण है। जैसे यूएसए हो गया। यहाँ क्या है, सब एकदम प्राइवेट कंपनी ज़्यादा दिखाया, तो कहाँ पे है, यूएसए में। एक अवधारणा है समाजवाद। समाजवाद की अवधारणा क्या है, देखिए यहाँ क्या होगा, एक चीज़ यहाँ पे आता है उत्पादन के साधनों। तो उत्पादन के साधन क्या क्या है, पूंजी है, संपत्ति है, जमीन है, सब क्या है, ये साधन है। उत्पादन कैसे कर सकते हैं, तो अगर पूंजी होगा तभी उत्पादन कर सकते हैं, संपत्ति होगा तभी उत्पादन कर सकते हैं, जमीन होगा जहाँ पे इंडस्ट्रियल लगाते हैं तभी साधन को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये उत्पादन के साधन सब हैं। ठीक है, अब आते हैं इस सब पे किसका अधिकार है, निजी व्यक्ति का। अब आते हैं समाजवाद। यहाँ उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज, राज्य या सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे में क्या, पूर्व यूएसएसआर, यानी कि जो यूएसएसआर था, इसमें 15 देशों का संगठन था, समूह था। और जब यूएसएसआर टूटा था 1991 में, तो ये कितने देशों में टूटा था, ये लगभग 15 देशों में टूट गया था। और आज रूस है वो सबसे बड़ा देश है, और अभी आज भी बड़ा देश है। एशिया नहीं, पूरा वर्ल्ड का ही बड़ा देश यूएसए है, सॉरी ये रूस है। तब पूर्व जैसे सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, सोवियत संघ क्या था, ये कहीं ना कहीं समाजवाद पे था। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोवियत संघ, रूस। एक है तीसरा है, और जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है। तीसरा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था क्यों लिख रहे हैं, तो आप लोग कभी कि आर्थिक अवधारणा इसलिए अर्थव्यवस्था लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम कह सकते हैं तो इसमें समाजवाद, प्लस
पूंजीवाद, दोनों का अवधारणा है। और इसी दोनों को मिलाने के बाद इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगर पूछा जाएगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, तो इसको लिख लीजिएगा यहीं पे। ये होता है इसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों की भूमिका होगी। तो इसमें क्या, तो यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। इसमें उत्पादन के साधनों पर, तो कैसे हो जाएगा, इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों की भूमिका होती है या होगी। इसके लिए एग्जाम्पल लिखना है, तो लिख लीजिए उदाहरण के लिए। एग्जाम्पल में भारत, ये क्या है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था और कहीं ना कहीं समाजवाद में दोनों का मिक्सन मिलता है। तो कुछ पॉइंट लिख लीजिए, जैसे पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों हमारे लिए उचित नहीं थे। देखिए, हमारे लिए ना ही पूंजीवाद उचित था और ना ही समाजवाद उचित था, क्योंकि ऐसी सिस्टम था हमारा कि हम पूर्णतः एक व्यक्ति पे नहीं छोड़ सकता था और ना ही पूरा सरकार पे छोड़ सकता है। इसीलिए हमने क्या किए, इसीलिए बीच की रास्ता अपनाए। इसलिए हमने एक बीच का माध्यम निकाला जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाई। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम क्या किए, हम पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिक्स किया, करने के, दोनों को जोड़ने के बाद जो अर्थव्यवस्था निकला उसको हमने अपनाया। अब यहाँ पर एक है, 2 पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। पहला कि 1976 के बाद, 1976 मतलब क्या, कहीं ना कहीं जब समाजवाद आया था उस समय की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में समाजवाद को लाया गया था। तो 1976 के बाद में क्या था, इस समय 2 था। क्या, पहला कि सरकार का नियंत्रण बढ़ने लगा और निजी क्षेत्रों का नियंत्रण घटने लगा। क्योंकि जब जिस समय लागू हुआ तो कहीं ना कहीं समाजवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, इसीलिए समाजवाद जो है सो सरकार का नियंत्रण बढ़ने लगा। और उस समय जो है सो बहुत राष्ट्रीयकरण हुआ था, एकदम धड़ल्ले से राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो क्या हुआ, निजी क्षेत्र को जो है सो घटने को देखने को मिला। उसके बाद अगर हम दूसरा पहलू देखें इनका, यानी कहीं ना कहीं 1991 के बाद
1991 के बाद भी दो पहलू आया है, इसमें उल्टा हो गया, क्योंकि सरकार का नियंत्रण घटने लगा और निजी क्षेत्रों का नियंत्रण बढ़ने लगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये हमको देखने को मिलते हैं दो स्थिति। 1976 क्यों लिए? क्योंकि आप देखिएगा इसी समय क्या हुआ था, समाजवाद को हमारे उद्देशिका में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन और है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं समाजवाद को ही थोड़ा सा अच्छा से, कि समाजवाद थोड़ा सा बड़ा सा व्यापक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, समाजवाद का अर्थ समाजवाद का अर्थ है राज्य के अधिक उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। ये अर्थ होना चाहिए, क्या है, अब जितना ज़्यादा उत्पादन होगा सब पे क्या होगा, नियंत्रण किस पे होना चाहिए, राज्य का। यहीं से लिखते हैं, संविधान में राज्य के आर्थिक स्वरूप की निश्चित नहीं किया गया, जिससे बदलती परिस्थिति के अनुरूप उनमें कोई आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित लोकतांत्रिक समाजवादी स्वरूप को नहीं अपनाने का निर्णय लिया। समाजवाद का यह स्वरूप, समाजवाद का यह रूप भारत की देन है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डीएस
नाकरा वर्सेस भारत संघ। भारत संघ के मामले में भारतीय समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि भारतीय समाजवाद का लक्ष्य गरीबों, कमजोर वर्गों एवं श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उपलब्ध कराना है। इस अर्थ में एक अनोखा समाजवाद है जो मार्क्सवाद एवं गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। तो ये हमारा समाजवाद हो गया। चलो इसमें दो केस जो देखे थे उसको देख लेते हैं। उदारीकरण के 1991 के बाद उदारीकरण मतलब सबके लिए खोल देना मार्केट बाजार, उदार कर देना। तो इसमें क्या होता है, 1991 में सरकार ने नई आर्थिक नीति एवं नई औद्योगिक नीति के माध्यम से समाजवाद के वजह निजीकरण को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। देखिए, ये भी भारत की एक मजबूरी था और आज भारत जो सो 5th इकोनॉमिक वाला देश बन गया है। तो कहीं ना कहीं यही है,
जब तक बाजार सबको लिए नहीं खोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अलग एकदम तरह से कह सकते हैं तो एकाधिकार हो जाएगा। जो मार्केट है उसी को अपना बात चलेगा। सबके लिए खुलती है, अलग अलग कंपटीशन की दुनिया बढ़ेगा तो क्या होगा, एकदम अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, अच्छा से अच्छा उत्पादन होगा। और अच्छा उत्पादन होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। और जिसकी अच्छी होगी उसकी क्वालिटी में बिकेगा, जिसकी नॉर्मल होगा वो नॉर्मल में जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम, क्योंकि एकदम संपूर्ण तरीक़ा से हिंदी में पढ़ाना, और वो भी क्या बोलते हैं, पॉलिटी। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो सोशोलॉजी ऑप्शनल भी हम लेके आएंगे। चलिए शुरू किया, कर दिया। निजीकरण राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार। निजीकरण राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार बन गया। परिणाम स्वरूप राज्य का एकाधिकार समाप्त हो गया। राज्य का परिणाम स्वरूप राज्य का एकाधिकार समाप्त हुआ और निजी क्षेत्रों की भूमिका में वृद्धि हुई। निसंदेह उस प्रकृति ने राज्य के समाजवादी स्वरूप को क्षति पहुंचाई है और अर्थव्यवस्था का पेंडुलम समाजवाद से निजीकरण की ओर शिफ्ट हो गया, किंतु उसने राज्य के समाजवादी लक्ष्य को क्षति नहीं पहुंचाती है। तो ये हमारा जैसे समाजवाद में और भी 2-3 लाइन है जो कि हम लिख लेते हैं। तीन नोट है, 3 नोट को हम लिखते हैं। नोट 1 क्या कहता है, उद्देशिका में लिखे गए शब्दों के आधार पर मुकदमा नहीं हो सकता, अर्थात
उद्देशिका न्यायोचित या न्यायसंगत नहीं है। यानी कि जो उद्देशिका में लिखा हुआ अगर चाहेगा कि हम इससे मुकदमा कर दें या हमें लेने वाला, तो वो न्यायोचित नहीं है। इसके लिए संविधान है, संविधान वर्णित करता है अच्छा से। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा है उद्देशिका में लिखे गए शब्दों के आधार पर ना तो संसद को कानून बनाने के लिए बाध्य किया जा सकता है और ना ही संसद को कानून बनाने से रोका जा सकता है। अर्थात उद्देशिका न तो विधायी शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायी शक्ति पर निर्बंधन है। निर्बंधन मतलब रोक है। बोल रहा है उद्देशिका में लिखे गए शब्दों के आधार पर ना तो संसद को कानून बनाने के लिए कोई बाध्य करेगा कि नहीं उद्देशिका में लिखा हुआ इसके अकॉर्डिंग आप कानून बनाइए, लोग नहीं बाध्य कर सकता है, और ना ही संसद को कानून बनाने से रोक सकता है। अगर संसद बना भी रहा है तो हम रोक भी नहीं सकते। इसीलिए अर्थात उद्देशिका ना तो विधायी शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायी शक्ति का निर्बंधन है। ना ही विधायी शक्ति का स्रोत मिलता है, ना ही विधायी शक्ति पर रोक लगा सकता है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय ने अपने ऊपर रोक लगा रखा है कि वह सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा नहीं करेगा। तो ये है उद्देशिका। न्यायालय में अपना जो उद्देशिका है, जो न्यायालय जो है सो अपने ऊपर रोक भी नहीं ला सकता है और ना ही वह सरकार के आर्थिक नीति पर समीक्षा भी नहीं कर सकता है। इसीलिए ये आज हम समाजवाद को ख़त्म करते हैं। कल चलेंगे पंथ निरपेक्ष पे। पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष दोनों में क्या अंतर है ये भी समझाएंगे, क्योंकि हर जगह कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष लिखा होता है और कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष लिखा होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से हम आपको पास लेके आ रहे हैं। इसके पीछे कितना घंटा की मेहनत है वो हम ही समझते हैं। अगर आप यूट्यूबर होंगे, टीचर होंगे तो आपको पता ही होगा। तो प्लीज़ हमारा वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर और पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं आप, अगर कोई भी लेके डाउट है क्लियर करना चाहते हैं, या क्लास लेके या अपने बारे में डाउट है, तो हमारा यहीं पे देखिए ऊपर दिख रहा होगा जितने भी आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, मेरा ईमेल आईडी है, मेरा ट्विटर आईडी है, इंस्टा आईडी है, सब मेंशन किया हुआ है। आप किसी पे भी हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, रिप्लाई हम ही देंगे। किसी भी आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, हम उस कमेंट को पढ़ते हैं। अगर अच्छा हो तो ये आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, ध्यान रखिएगा अपना।